हेलो परिंदों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th के जितने भी सभी सब्जेक्ट हैं और उसमें जितने सभी लेसन हैं उन सभी लेसन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो एवं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम दोस्तों 15 से 20 वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है और मात्र दोस्तों 30 दिन या 35 दिन आपकी तैयारी में बचे हुए हैं। तो इसी को दोस्तों ध्यान में रखते हुए मैं दोस्तों आपके लिए इस सेशन को चला रहा हूं। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया है, ठीक है दोस्तों, तो अगर आज से आप कमर कस लेते हैं, आज से आप हमारे साथ अपनी तैयारी को जारी कर देते हैं दोस्तों, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप दोस्तों बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, 90+% ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अब आप क्या करिए, अब आप उठ जाइए, ठीक है, और आप अपने तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए अब टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, उसका डिफिनेशन, ठीक है, और उसका मात्रक आपको बताना है। यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हम जान लेते हैं इसका उत्तर क्या होगा। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल के अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब मान लीजिए दोस्तों कोई तार है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, तो मान लीजिए कोई तार दोस्तों, तो इसमें वैद्युत धारा अगर प्रवाहित होगी तो इसमें कुछ ना कुछ इसका क्षेत्र होगा। अब मान लीजिए दोस्तों यहाँ इसका ये क्षेत्र है, ठीक है, अगर आप इसके इतने क्षेत्र में जाएंगे तो आपको झटका लगेगा, ठीक है, आपको उठा के पटकेगा। यही तो होता है दोस्तों। तो ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल के अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाले, मान लीजिए इसका जो क्षेत्रफल है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है, और इसके अंदर गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, ये जो वैद्युत बल गुजर रहे हैं इसी की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फिर से देखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल के अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाले, ये जो गुजर रहे हैं इसी की संख्या को, या कितनी मात्रा में है इसकी संख्या कितनी है, इसी को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आपको दोस्तों केवल एक पॉइंट याद रखना है, ठीक है, कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। दोस्तों, इसका मात्रक पूछा था, तो इसका मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। क्या है दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा आपको बताना है, ठीक है, और उसका मात्रक क्या होता है आपको बताना है। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र कहलाती है, या उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब दोस्तों मैं आपको समझा दे रहा हूँ ये क्या आखिर लिखा है, इसका माजरा क्या है। दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, मान लीजिए दोस्तों ये कोई बिंदु है, ठीक है, इसका कोई वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, यानी कि इस पर जो बल लगेगा, जो फोर्स लगेगा, ठीक है, इस पर लगने वाला बल परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को, यानी कि जो लगने वाला बल है, ठीक है, वो बटे इस पर कितना आवेश लग रहा है उसके अनुपात को, अनुपात यानी कि बटे को हम क्या बोलते हैं, हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र को हम लिखते हैं ई से। ठीक है, अब डेफिनेशन में कह रहा है कि उस पर लगने वाला बल और आवेश के मान के अनुपात को, तो लगने वाला बल, ठीक है, और आवेश को लिखते हैं क्यू से, तो उसके अनुपात को यानी ई बराबर हो जाएगा एफ अपान क्यू।
दोस्तों यहाँ पे बोला था परीक्षण आवेश, तो हम Q0 लिख देंगे। दोस्तों अगर फिर से देख लीजिए कि क्या होता है वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और आवेश के अनुपात को, आवेश के बटे को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी कि F/Q जब होगा तो वही होता है वैद्युत क्षेत्र। आशा करता हूँ आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलिए जान लेते हैं इसका मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों इसका मात्रक क्या होगा, तो E बराबर F/Q0 होता है। F का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। Q यानी आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो दोस्तों ये हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। दोस्तों इसे आपको रटना बिल्कुल नहीं है। E बराबर F/Q0 होता है। इसी से आप डिफिनेशन लिखेंगे, इसी से आप इसका मात्रक लिखेंगे, ठीक है। यानी बल और आवेश के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। दोस्तों आशा करता हूँ आप ये भी बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों धारा घनत्व, जिसे हम J से लिखते हैं, आप क्या समझते हैं, ठीक है। यानी कि धारा घनत्व क्या होता है, इसका डेफिनेशन आप चाहे बताइए, कुछ भी आप इसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है दोस्तों। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को जब गुजरे, और हम क्या काउंट करेंगे, हम जब गिन रहे हैं वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, तो उसे बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। लेकिन जब हम क्या काउंट करें, धारा को, तो उसे बोलते हैं धारा घनत्व, ठीक है दोस्तों। तो किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल की अभिलंबन, ठीक है। यानी कि दोस्तों प्रति एकांक क्षेत्रफल कोई है, क्षेत्रफल को लिखते हैं ये से। तो मान लीजिए हम क्षेत्रफल मान लेते हैं ये, ठीक है, क्षेत्रफल यानी एरिया ये हो गया। क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को, यानी कोई क्षेत्रफल है उसमें धारा जितने गुजरेगी कितने, धारा को लिखते हैं आई से। तो ये क्षेत्रफल के अभिलंबवत जितनी आई का मान होगा, जितनी धारा गुजरेगी, उसी को हम बोलते हैं धारा घनत्व। यानी J बराबर हो जाएगा I/ये, ठीक है दोस्तों। आपको डिफिनेशन को रटना बिल्कुल नहीं है, ठीक है दोस्तों। आप जो ये सूत्र आया है इसी के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। आपको रटना बिल्कुल नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है, कि प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को क्या बोलते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। इसे हम G से लिखते हैं। अब हम इसका मात्रक देख लेते हैं। तो दोस्तों I का मात्रक क्या होता है, I है धारा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर या एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। आशा करता हूं दोस्तों आप धारा घनत्व को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों केवल दोस्तों आप शिद्दत से, अपने मन से, लगन से आप वीडियो को देखते रहिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि आपको 80% प्लस याद हो रहा होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, ठीक है। यानी कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। सबसे पहले जो यहाँ पर लिखा है मैं आपको बता दूं, और समझाने योग्य होगा तो हम बाद में समझा देंगे आपको। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान होता है, उसी को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब आप सबसे पहले इसके नाम पर जाइए, ठीक है। हेडिंग क्या है, समविभव। सम का मतलब क्या होता है, समान, विभव मतलब विभव। तो जब क्या हो, विभव का मान समान हो, एक जैसा हो, बराबर हो, तो उसी को हम बोलते हैं समविभव पृष्ठ। यहाँ लिखा है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, यानी कोई वैद्युत क्षेत्र है उसमें खींचा गया कोई पृष्ठ है, ठीक है, कोई पृष्ठ ऐसे खींच देते हैं, और उस पर स्थित सभी बिंदुओं पर, यहाँ जितने इसमें बिंदु होंगे, ठीक है, सभी बिंदुओं पर, सॉरी दोस्तों, सभी बिंदुओं पर जो विभव का मान क्या हो, यहाँ पर भी विभव बराबर हो, यहाँ पर भी 5 हो, यहाँ पर भी 5 हो, यहाँ भी 5 हो, यहाँ भी 5 हो। यानी कि सभी बिंदुओं पर जब विभव का मान क्या होगा, समान होगा, बराबर होगा, तो उसी को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, सेल का वैद्युत वाहक बल क्या है, ठीक है। सेल का
विद्युत वाहक बल क्या होता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। दोस्तों, एकांक आवेश को यानी कोई एक आवेश है, उसको पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी कि दोस्तों कोई एक आवेश है, ठीक है, एकांक आवेश यानी कि कोई एक आवेश है और उस आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल के द्वारा जितनी ऊर्जा खर्च होती है, जितनी ऊर्जा लगती है, उसी को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, किसी एक आवेश को पूरे परिपथ में, ठीक है, प्रवाहित करने के लिए, मान लीजिए दोस्तों ये कोई परिपथ है, ठीक है, और कोई एक आवेश है, तो इस आवेश को इस पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए कोई ना कोई ऊर्जा लगेगी, तो उन्हीं ऊर्जा को हम, ठीक है, हम क्या बोलते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। दोस्तों सिंपल सा है, ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब इसी से आप सूत्र निकाल लीजिए। तो क्या है डेफिनेशन कि किसी एकांक आवेश को, ठीक है, पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, मान लीजिए ये दोस्तों कोई आवेश है, ठीक है, इसको पूरे परिपथ में प्रवाहित करते हैं तो उसे डब्लू ऊर्जा देनी पड़ती है, ठीक है। तो दोस्तों जब इसे क्यू आवेश को डब्लू ऊर्जा देने पड़ी तो उसी को हम बोलते हैं वैद्युत वाहक बल। वैद्युत वाहक बल को ई से लिखते हैं, तो ई बराबर हो जाएगा, ठीक है, W/Q। दोस्तों ये रहा इसका सूत्र। अब दोस्तों हम चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन दोस्तों इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है अपवाह वेग, या इसी का एक नेम होता है अनुगमन वेग। कुछ भी है दोस्तों आपसे पूछ सकता है। इसका एक सेकंड नाम है अपवाह वेग बोलो या अनुगमन वेग। तो जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी कि दोस्तों मान लीजिए ये कोई चालक तार है, ठीक है, कोई तार है, और जब हम इसमें क्या करते हैं आई यानी कि धारा को प्रवाहित करते हैं तो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से गति करते हैं। दोस्तों फिर से देखिएगा कि दोस्तों ये क्या है, कोई तार है, तो जब किसी चालक तार में हम धारा को क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो इसमें क्या होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें क्या होंगे दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, तो तार में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गति करते हैं, यहाँ भागेंगे, ऐसे भागते रहेंगे, यानी उसमें क्या होगा, मोशन होगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। फिर से देखिएगा कि जब किसी चालक तार में, ठीक है, धारा प्रवाहित की जाती है तो, ठीक है, कोई तार है उसमें धारा प्रवाहित कर देंगे, तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गति करते हैं। इलेक्ट्रॉनों के इसी गति को हम अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। अब दोस्तों इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि अपवाह वेग का मान कितना होता है, आपसे ऑप्शन दे देगा, तो इसका राइट आंसर है 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों इसका प्रतीक जान लेते हैं, तो बी डी क्या दोस्तों, इसका प्रतीक है अपवाह वेग या अनुगमन वेग का। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो बहुत ही ज़्यादा, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और लगभग हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपवाह वेग एवं वैद्युत धारा में क्या संबंध होता है आपको बताना है, ठीक है। जो बी डी है और धारा को लेते हैं आई से, तो बी डी और आई में क्या संबंध होता है आपको सत्यापित करना है, आपको बताना है। तो दोस्तों ये रहा कोई चालक तार। अपवाह वेग का डेफिनेशन जो था अब यहाँ पर आप अच्छे से समझ जाएंगे अगर आपने वहाँ नहीं समझा है। दोस्तों ये कोई चालक तार है, ठीक है, तो जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा आई प्रवाहित करते हैं तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, इधर उधर देखिए आप यहाँ पर भाग रहे हैं, तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। इलेक्ट्रॉनों के इसी गति को हम अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। अब दोस्तों हम मान लेते हैं कि जो चालक तार है इसकी लंबाई क्या है, यल है, ये जो इतना क्षेत्रफल है यानी कि मान लेंगे ये है, और ये क्या है, क्या पूरा है
क्रिया क्या हो रही है, तो बी डी यानी कि अफवाह वेग की क्रिया हो रही है। दोस्तों ये तो चित्र हो गया। अब क्या लिखना है आपको मैं बता दे रहा हूँ। दोस्तों बहुत ही सिंपल सा मैं आपको बहुत ही ईजी वे में आपको बताऊँगा। जो दोस्तों यहाँ पर माना है वही यहाँ पर लिखेंगे कि माना क्षेत्रफल ये जो क्षेत्रफल माना है, एरिया माना है ये है, तो वही यहाँ पर लिखा है कि माना क्षेत्रफल ये है एवं यल लंबाई का एक चालक तार है। क्षेत्रफल हमने माना है ये और चालक तार की लंबाई माना है यल। तो माना क्षेत्रफल ये है एवं चालक तार की लंबाई यल है और यदि टी सेकंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ले जाया जाता है, यानी कि अगर हम टाइम मान लेते हैं कितना, जो समय है वो टी है, तो यदि हम टी सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं उनको ले जाया जाता है तो आवेश क्यू है। ठीक है, अगर आवेश को हम मान लेते हैं क्यू है तो धारा आई है, तो क्या होगा, अगर धारा को माने आई तो आई बराबर एक सूत्र होता है, क्या होता है, आई बराबर क्यू अपान टी होता है। दोस्तों ये एक सूत्र होता है, आप 10th में इसको पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप आज जान लीजिए। क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है। ठीक है, फिर से देखेंगे कि माना क्षेत्रफल ये है, लंबाई यल है और यदि हम टी सेकंड में इलेक्ट्रॉनों को ले जाते हैं, अगर आवेश क्यू है और धारा आई है तो धारा बराबर हो जाएगा क्यू अपान टी। ठीक है, इतना हो गया दोस्तों, इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। सिंपल था दोस्तों, जो मैंने माना है केवल वहीं पर लिख दिया है और कुछ नहीं मैंने किया है। यदि उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यन है। ठीक है, वो जो ये क्षेत्रफल है उसके आयतन में यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम मान लें यन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, यन है, यन फॉर नंबर, इसीलिए हम माने हैं यन है। वह अनुगमन वेग बी डी है। अब वह वेग या अनुगमन वेग को हम बी डी से लिखते हैं। तो टी सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या यन है, तो ठीक है, वो तो जो ये यन कौन सा है, ये जो हमने ये माने हैं उसके आयतन से होकर गुजरने वाला यन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो टी सेकंड में गुजरने वाला इलेक्ट्रॉनों की संख्या यन है, तो क्या होगा, तो यन बराबर हो जाएगा बी डी एन ए टी। क्या होगा दोस्तों, बी डी एन ए टी, इसको हम मान लेंगे समीकरण सेकंड। ठीक है दोस्तों, दो समीकरण आपको याद रखना है, आई बराबर क्यू अपान टी समीकरण फर्स्ट, एन बराबर बी डी एन ए टी। ठीक है, एन बराबर बी डी नेट समीकरण सेकंड। अब लिखेंगे तब आवेश की मात्रा, आवेश बराबर क्या होता है, तो आवेश होता है क्यू बराबर एन ई। ठीक है, एन का मान यहाँ पर दिया है दोस्तों, तो क्यू बराबर एन ई होता है, तो एन का मान दिया है तो यहाँ पर एन का मान हम रख देंगे। ठीक है, तो क्यू बराबर हो जाएगा बी डी एन ए टी। अब दोस्तों ये कहाँ से आया दोस्तों, एन ए टी बी डी कहाँ से आया, तो एन बराबर होता है बी डी एन ए टी, इसीलिए हम एन के स्थान पर ये लिख दिए हैं और ई तो वैसे रहेगा। इसे हम समीकरण थर्ड मान लेते हैं या सेकंड मान लेते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं दोस्तों। और अगर आप इसको थर्ड मान रहे हैं तो इसको आप कुछ ना सेकंड मानिएगा। अब लिखेंगे समीकरण थर्ड का मान फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, क्या आया है, क्यू बराबर आया है बी डी एन ए टी इंटू ई। अब इसका मान हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू बराबर जितना आया है उतना यहाँ पर हम रख देंगे। यहाँ पर सूत्र क्या था, आई बराबर क्यू अपान टी, क्यू के स्थान पर हम ये मान रख देंगे। तो जब हम दोस्तों यहाँ पर क्यू के स्थान पर मान रखेंगे तो आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है क्यू अपान टू। एक बार आप फिर से देख लीजिए, क्यू का मान आया है बी डी एन ए टी इंटू ई अपान टी, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो बचेगा क्या, आई बराबर बचेगा बी डी एन ई, ये दोस्तों ये आ गया। और यही होता है अपवाह वेग और अनुगमन, यानी कि अपवाह वेग या अनुगमन वेग और धारा में संबंध। दोस्तों आशा करता हूँ आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, हम आई बराबर क्यू अपान टी समीकरण फर्स्ट मानेंगे, क्यू बराबर एन ई और एन का मान निकाल आएगा बी डी ए एन ए टी। ठीक है, इस तरह से, और हम क्या करेंगे, इसका मान इसमें रख देंगे, तो क्यू बराबर एन ई होता है, एन का मान रखेंगे और पूरे का मान रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, आई बराबर क्यू अपान टी
क्यू का मान आया कितना है, तो क्यू का मान आया है VDNATE, और यहाँ पर आप नीचे टी है, टी से टी कैंसिल, आएगा क्या, आई बराबर BDNEA। तो यही होता है दोस्तों, यही होता है अपवाह वेग और वैद्युत धारा में संबंध। आशा करता हूँ आप क्वेश्चन नंबर 7 को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, ये लगभग आपको टाइम बता दूँ दोस्तों, टाइम हो रहा है 11:34 दोस्तों हो रहे हैं, और ठंड भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है। तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका तो फ़र्ज़ बनता है वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे वीडियो मिल सके। तो दोस्तों चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। दोस्तों ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वही है E बराबर F/Q। दोस्तों ये वही है, चाहे क्वेश्चन आए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या आए वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा, वो एक ही बात है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोले या वैद्युत क्षेत्र बोले, एक ही बात है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। वैद्युत द्विध्रुव एवं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर रखे होते हैं। अब आप समझ लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव वह होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर रखे होंगे। क्या होगा, दो बराबर होंगे, यानी दो आवेश होंगे, बराबर होंगे ऐसे, ठीक है। दो बराबर आवेश होंगे परंतु विपरीत प्रकार के होंगे। एक इधर होगा दोस्तों, एक माइनस में होगा, एक प्लस में होगा। तो दो बराबर आवेश होंगे लेकिन विपरीत प्रकार के होंगे और एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर, आप देख सकते हैं ये बहुत ही कम दूरी पर रखे हुए हैं, तो इसी को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये जो आवेश है -Q, ये जो आवेश है +Q, इसको हम जब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, इसका जो गुणनफल आएगा, ठीक है, Q1 इंटू Q2, तो इसी को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। दोस्तों आशा करता हूँ आप दोनों को अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध लिखिए। तो वैद्युत फ्लक्स को लिखते हैं फाई से, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र को लिखते हैं ई से। तो फाई बराबर होता है ई इंटू डी ए, ठीक है। दोस्तों फाई क्या है, तो फाई वैद्युत फ्लक्स है, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, एरिया है यानी कि क्षेत्रफल है। दोस्तों ये थे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और दोस्तों ये है फर्स्ट क्लास, आशा करता हूँ आपको पहली क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपकी संपूर्ण तैयारी एग्ज़ाम तक जितने सभी आपके लेसन हैं फिजिक्स में, वो आपको करा दी जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।